ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। आज बाजार बहुत तेज़ है। 1100 पॉइंट सेंसेक्स तेज है, 375 पॉइंट निफ्टी तेज है। लाइफ टाइम हाई पर हैं, हाईएस्ट लेवल है लाइफ टाइम। और आईटी इंडेक्स जो है, आपने देखा होगा मेरा चेहरा खिल जाता है आईटी इंडेक्स का नाम बोलते ही। हाँ, दिस इज़ द माई बेस्ट चॉइस। मैंने जितना अलग जगाया है आईटी के संबंध में, उतना शायद किसी ने भी नहीं बोला होगा। और मैं खुश इसलिए हूँ कि मैंने सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने कहा है। तो उसमें डर बहुत होता है, कोई भी आदमी हिचकिचाता है, बट मेरा आप कॉन्फिडेंस देखिए कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नया आदमी था, मुझे कोई जानता नहीं। और मुझे मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बढ़ाना था। इस स्टेज पर ये रिस्क लेना कितना ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन मैंने ली वो रिस्क क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था। इतना कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं था। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज आते थे, मैं देखता था टीवी, वो कहते हम अंडर वेट है आईटी पर, हम अंडर वेट हैं। आज के 1.5-2 महीने पहले भी वो कहते थे हम अंडर वेट हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इस पर और चर्चा करेंगे, थोड़ी सी आपको भी थोड़ा और बताएंगे बहुत सी बातें। पहले सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़े हुए शेयरों पर चर्चा कर लेते हैं। और बढ़े हुए शेयरों में पोजीशन ये है, मैंने 5 शेयर सेंसेक्स के लिए हैं और 5 निफ्टी के टॉप गेनर जो है दोनों, वो मैंने उठाए हैं। उनका एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। उससे पहले एक थोड़ी सी चर्चा तो खैर होती रहेगी बाजार इसमें इस दौरान भी होती रहेगी। मैं तो ये जो मोबाइल पर यूट्यूब पर आती हैं कि अब बाजार क्रैश होगा, अब सरकार फेल हो जाएगी। हालांकि सरकार को फेल करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लामबंदी हो रही है बीजेपी के खिलाफ, केशव मौर्य साहब कर रहे हैं कार्रवाई अपनी। अब वो पार तो खैर पड़ने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 80 MLAs को वो तोड़े हैं। बीजेपी के 80 से भी ज़्यादा 90 MLAs को तोड़े हैं। जब जा कर के केशव मौर्य साहब का है, जो कि प्राइमरी चुनाव में हार गए थे, MLA के चुनाव में हार गए थे, बीजेपी का एहसान भूल गए, उनको हारने के बाद भी डिप्टी CM बनाया था। तो खैर मेरा कोई मोटिव पॉलिटिकल नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि सरकारों को पहले यूपी की सरकार गिराओ, फिर केंद्र की सरकार गिराओ, देश में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करो। तो वो सब बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की चाहे कोई भी नेता अपोजिशन में है, चाहे मतलब सत्ता में, देश के प्रति तो सभी की जिम्मेदारी है ना, नैतिक जिम्मेदारी है ना, एक हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। तो जो प्रगति के पथ पर देश में चल रहा है, जो चुनी सरकार, उसको चलने देना चाहिए। तो खैर हम कुछ ज़्यादा बोल गए। तो अब सवाल ये है कि कोई मंदी वंदी की कोई संभावना नहीं है। मैं तो पहले भी कहता था, अगर सरकार चलती रहेगी, ये सरकार चलती रहेगी, चाहे हम पर टैक्स लगाएं सरकार ने, तो बाजार ने भी ये निष्कर्ष निकाल दिया था कि भाई ठीक है, अब आमदनी में से देंगे, कमा के देंगे, अब टैक्स और तो क्या है, कमाई तो होगी और कमाई में से दे देंगे 5-7% ज़्यादा सही, अब क्या इलाज है। और वो भी देश की प्रगति में लगेगा वो पैसा। तो नहीं लगाना चाहिए था। आदमी को एक बार सेटबैक लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी है सो है। तो अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स के 5 शेयर, और सेंसेक्स के 5 शेयर हैं टॉप गेनर JSW स्टील। इसका P रेशो 30.23 है और अर्निंग पर शेयर 3.47 रुपये। तो आप देखिए घटती जा रही है इसकी EPS। आपको पता होना चाहिए, मैंने आज के 5 महीने पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि स्टील सेक्टर में तेज़ी कहाँ आएगी। ये कह रहे हैं चाइना की हालत सुधरेगी, जब एनालिस्ट आते थे सब डिमांड, अरे सुधरेगी जब सुधर जाएगी तो ये शेयर भी सुधर जाएंगे। अभी तो प्राइसेस गिरती जा रही हैं। एंड डिक्लाइनिंग ऑफ द स्टील प्राइसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड मीन्स
द डिक्लाइनिंग ऑफ द डिमांड, मांग में गिरावट आ रही है। तो और पी रेशो क्या 30 है, इसका भी ताज्जुब की बात है 30 का पी रेशो मेटल सेक्टर के अंदर। ठीक है, JSW की इक्विटी छोटी है और टर्नओवर वगैरह 2.25 लाख 2.5 करोड़ रुपये साल का टर्नओवर है, क्वालिटी सुपीरियर है, प्रोडक्ट मिक्स शानदार है, HR कोयल के CR कोयल के बेस्ट मैन्युफैक्चरर है, बेस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरर हैं, बट इट डजेंट मीन कि उसको एक अनुचित पी रेशो दे दिया जाए। इसमें इन्वेस्टर मारा जाएगा, इसमें गुंजाइश कहाँ है बढ़ने की, इस शेयर को होल्ड करने की गुंजाइश कहाँ है भाई। 30 की पी रेशो पे आ गया, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, अब बताओ क्या चाहते हो, कैसे बढ़ेगा इसे। अच्छा, तो ये बात रही। अच्छा, दूसरी बात, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का शेयर आज है 1502 रुपये, JSW का 904 रुपये था, वन पेड अप शेयर 904 रुपये स्टील का, 30 के पी रेशो पर गलत बात है। ये विश्लेषण है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप बेचें खरीदें, ये आपका आउटलुक है, रखें, ये आपका आउटलुक है। लेकिन मैं एक बहुत ही बोल्ड एनालिस्ट हूँ, आई कैन से दिस। आई ऑलवेज गो बियॉन्ड दी mass expression of the mass analyst. I tell the reality. अभी आज इक्विटास बैंक के रिजल्ट आए, मैंने कहा था इक्विटास बैंक को बेच दो, पहले ही कहा था। कोई मुझसे कहता है बंधन बैंक, मैं कहता हूँ बेच डालो, कुछ नहीं है, छोटे मोटे बैंक बड़े ही नहीं चले, छोटे क्या चलेंगे। पूरे विश्व में आप देखिए, अब जब ये बैंक मतलब अमेरिका में इंटरेस्ट की रेट बढ़ी तो क्या गिरा, रीजनल बैंक गिरे, ख़त्म भी हो गए वो, लेकिन बड़े बैंक जिंदे हैं और सर्वाइव कर जाए, मतलब। तो ये पोजीशन है। तो भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल का रेट का पी रेशो 116 और EPS 3.61 रुपये। मार्च क्वार्टर, अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये बताइए कि 116 का पी रेशो वाजिब है क्या? लेकिन किसी सीमा तक वाजिब कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, टेलीकॉम सिस्टम में एक एसेंशियल आइटम है, और जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है उस टैरिफ के परिणाम अब रिजल्ट आएंगे तो उससे कम से कम 30%, 25-30% की प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की बढ़ जाएगी। तो ये जो पी रेशो है ये घट के 60 आ जाए। तो ऐसी कंपनी का 60 पी रेशो ठीक है, जिसका बहुत कंट्री वाइड नेटवर्क है और विदेशों के अंदर भी इनका नेटवर्क मौजूद है, टेलीकॉम ऑपरेटर है ये, अफ्रीका वगैरह में। तो उस हिसाब से ये ठीक है, लेकिन आगे गुंजाइश नहीं है अप्रिसिएशन की। ऐसा नहीं है कि शेयर 2-2.5 हज़ार रुपये हो जाएगा, 5 पेड ऑफ शेयर है ये। मतलब रिलायंस का 32 के पी रेशो पे अवेलेबल है, ये 116 के पी रेशो पे अवेलेबल है। रेट तो उसने बढ़ाई है ना, मतलब। तो किसी मगालते मत रखिए, ये कोई दुगना चौगुना नहीं होने वाला है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो ये बात भारतीय एयरटेल की रही। मेरी कोई रिकमेंडेशन। विप्रो का पी रेशो 24.56 है, बहुत जस्टिफाइड पी रेशो है। ठीक है, इसमें ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन आने के संकेत दे दिए। हालांकि कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो भी कमी दी है, मतलब, लेकिन वो गाइडेंस ऐसा नहीं। जब 20%, 30% की गाइडेंस देते थे तो ग्रोथ आई 2%। तो अब जो 2% की गाइडेंस दे रहे हैं, क्या 20% ग्रोथ नहीं आ सकती क्या? इसलिए ये ग्रोथ तो खाली एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। 5.75 रुपये की EPS आई इस क्वार्टर में, प्रॉफिट बढ़ के आया है। जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, प्रॉफिट बढ़ के आया है ना। टाटा स्टील कोई प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं, क्योंकि 49 पैसे की EPS आई है। पूरे साल का कैलकुलेट करो, कुछ भी नहीं। क्यों, कुछ क्वार्टर में घाटा है, कुछ में प्रॉफिट है। प्रॉफिट नाम मात्र का प्रॉफिट है। 49 पे चले A1 पेड अप शेयर ये चाहे। अरे भाई, आप तो ये समझो हर क्वार्टर में 49 पैसे आएगी। हालांकि आएगी नहीं, इस क्वार्टर में घाटा आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। टाटा स्टील विल रिपोर्ट लॉसेस, 100% लॉस आएगा। जब प्राइसेज गिरी हैं प्रोडक्ट की, तो क्यों वो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट आया वो भी गायब है, आप समझ। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस वन शुड बुक प्रॉफिट इन दिस शेयर। रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा विश्लेषण है। इन्फोसिस की बात करें, इसका पी रेशो 29.26 है,
और इसकी ईपीएस जून क्वार्टर में 15.38 आई। 1878 का रेट है। आज के भाव पर भी 29.26 का पी रेशो है। और एक JSW का 30.23 है और टाटा स्टील का नापो तो कोई ठिकाना है नहीं। 100 का पी 100 का 150 200 का पी रेशो है। तो ये आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए। शीशे के माफिक टेक्नोलॉजी के शेयर हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, मानवीय कंपनियां हैं, 1.5-2 लाख करोड़ के टर्नओवर है, उनके पी रेशो तो 25, 30, 28 है। और स्टील सेक्टर जिसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, कोई वेल्थ क्रिएटर नहीं, कोई बोनस नहीं दिए, कोई शानदार डिविडेंड नहीं देते, उनके पी रेशो भी 30-30 कर रखे। तो इन्वेस्टर मरता क्यों है? वो इसी तरह मरता है। जो चोट आएगी ना वो यही आएगी, लालच में फंस जाता है। मेरे एक रिलेटिव उन्होंने कह रखा है कि 1,000 रुपये होगा ये शेयर, यानी 500 या 1,000 रुपये होगा। तो मैं उनको सावधान करता रहता हूँ, लेकिन अब वो उनको जस्ती नहीं, क्यों बम्बई से आई हुई टिप है, वो किसी ने दे दिया उनको टिप है, तो बम्बई से आई हुई टिप है, मतलब इसलिए वो मानते नहीं है। खैर जो भी करे, मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करता हूँ, कल को हो भी जाए बाई चांस, हालांकि चांसेस नहीं है, देयर आर नो चांसेस, लेकिन फिर भी हो जाए भाई, हो जाए, कोई शेयर बाजार है तो इसलिए है। अब आते हैं अपन निफ्टी के 5 टॉप गेनर्स। श्रीराम फाइनेंस 14.98 का पी रेशियो, 53.47 की ईपीएस आई इस क्वार्टर में, बिल्कुल जस्टिफाइड है। ग्रोथ भी है और पी रेशियो भी जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है उसका रेट। डिवी लैब 79.44 का पी रेशियो है आज। और जो मार्च क्वार्टर की, जो जून के रिजल्ट नहीं आए हैं, मार्च क्वार्टर की जो रिपोर्टिंग आई है वो 20 रुपये 25 पैसे थी, ग्रोथ थी, मतलब 30-40% की ग्रोथ थी इसमें। अब अपोलो हॉस्पिटल 106 का पी रेशो, लेकिन इसमें 70% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। मार्च क्वार्टर तक के रिजल्ट आए हैं, ईयर ऑन ईयर देयर इज ए 70% ग्रोथ इन अपोलो हॉस्पिटल, एंड अपोलो हॉस्पिटल इज द नंबर 1 हॉस्पिटल इन इंडिया इन द प्राइवेट सेक्टर। सुपर टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा बेड्स हैं, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट है वहाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल का इन्वेंटर है, इस सेक्टर का इन्वेंटर है अपोलो हॉस्पिटल, तो जस्टिफाइड है इसका पी रेशो। अपोलो हॉस्पिटल हो गया। अडानी एंटरप्राइजेज का पी रेशो 108। लेकिन देखिए मेरी बात सुनो, पी रेशो वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन चूंकि अडानी एंटरप्राइजेज अडानी ग्रुप की बहुत सी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी, और अडानी आज इस देश में एक इतनी बड़ी ताकत के रूप में उभर आया है कि इसके शेयर का कोई मूल्यांकन तय करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसको भी अगर है तो कोई होल्ड कर सकता है, ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। और JSW स्टील 5वां शेयर है जिसका विश्लेषण ऊपर कर चुके हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी खोल करके बता दी, एक एक चीज़ आप खुद भी कंपैरिजन कर लें, स्क्रीनर पे कर लें, मनी कंट्रोल पे कर लें। ये कोई नहीं कहता कि इस पे करो, आप ये देखो, मैं कहता हूँ भाई मुझको कोई धंधा तो करना नहीं है कि नहीं, तो ठीक है, ये मतलब मैं साफ बताऊंगा आपको, पूरी प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, आपको पूरा रास्ता बताऊंगा ईमानदारी से। और 21% IT इंडेक्स बढ़ा है पिछले 90 डेज में, 21.91%। ये 26 अप्रैल 2024 को 33,666 था IT इंडेक्स, IT निफ्टी इंडेक्स मतलब। और आज 26 तारीख है, 26/7/24 को 41,043 है, यानी देयर इज ए जंप ऑफ 21.41। और 1.5-2 महीने से ये लगातार ऊपर जा रहा है। कभी कोई सुस्त हो गया, थोड़ा सुस्ता लिया, जैसे आदमी कहता है ना मैं सुस्ता लेता हूँ, इन द सेम वे है। मैं ज़्यादा अंग्रेजी बोल तो लेता हूँ, लिखता भी हूँ, आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश, लेकिन मैं देशी भाषा में बात करने में ज़्यादा आनंदित महसूस करता हूँ और आपको भी आसानी रहती होगी। मेरा उद्देश्य, जो मेरा कारण है ये बोलने का, कि छोटे से छोटा आदमी, कम से कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी भी मेरी बात को समझ सके, सामान्य भाषा में बोलो। मुझे स्टैंडर्ड नहीं दिखाना। वैसे मुझे ऑफिस में कहा करते थे कई अफसर भी, साहब हिंदी में लिख दिया करो ना नोट शीट, आप क्यों लिखते हो, मतलब ये अंग्रेजी में, हमको समझने में दिक्कत आती है। बड़े बड़े अफसर कहा करते थे, लेकिन मैं उनसे ये कहता था कि साहब मुझे इंग्लिश में लिखने में आसानी है, लेकिन वो मुझे बाध्य नहीं कर सकते थे। और
चक्कर ये था कि वो तो अफसर थे ना भाई, वो तो वेल क्वालिफाइड थे, उनसे तो एक्सपेक्टेड है को रीड करे, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। एवरीबडी, हर आदमी का ये राइट है कि वो समझे और आम आदमी की भाषा में बात करे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात अगर बुरी लगी हो आप लोगों को तो मेरे को मैसेज करिए, बताएं कि मेरी बात में क्या कमी रही है। और हो सकता है ये वीडियो आज हम शाम को लॉन्च करें या कल सुबह 7 बजे लॉन्च करें। थोड़ा सा हम व्यस्त हैं आज, बढ़ा तो लिया है आज, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको और शेयरों में भी ये काम देगा। एक कंपैरिजन चार्ट है ये अपने आप में। तेजी आने का मतलब ये नहीं है कि हर मिट्टी सोना हो गया है। भीड़ के अंदर ही आदमी की नुकसान हो जाता है, आदमी लपेटा जाता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार महोदय से बात करें और आप उनसे कहें कि साहब मैं, मेरे पास जो पोर्टफोलियो है इसमें कौन सी शेयरों को तो बेचूं और कौन से को रखूं और कौन से और खरीदूं। मैं तो बताता ही रहता हूं भाई विश्लेषण करके। और आप देखो, पर्ल ग्लोबल बताया था मैंने, आज 90 रुपये बढ़ा हुआ है। मतलब अमर राजा बढ़ा हुआ है, कम से कम 85 रुपये बढ़ा हुआ है आज। मेरे सारे बताए हुए शेयर आसमान छू रहे हैं, टूटा एक भी नहीं है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरी लाज रखिए आपने। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मैसेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।